चलिए आज से हम शुरू करते हैं कि इसके ध्वनि के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले तो हम पढ़ चुके थे कि ठीक तरंग के बारे में पढ़ चुके थे, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ये सब हम पढ़ चुके थे। तो आज से हम ध्वनि का पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में देखेंगे। तो ध्वनि क्या होता है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार का कंपन है। तो ध्वनि जब हम वायुमंडल में या फिर जहां भी हम बोलते हैं तो ध्वनि को पास करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। बिना माध्यम का ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। निर्वात में ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती है। इसीलिए जब कोई एस्ट्रोनॉट ऊपर जाता है क्या कहते हैं अंतरिक्ष में, तो वहां पे बोल के कोई भी चीज को नहीं सुना जा सकता है, वहां इशारे से काम होती है। तथा जो ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो अणुओं की गति ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। जब वायुमंडल में हम कुछ भी चीज बोलते हैं तो वायु में जो भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है उसके अंदर क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो कंपन पैदा होता है, और कंपन पैदा होता है जिससे एक हमारी ध्वनि दूर तक पहुंच पाती है। और तो इसमें जो ये जो ध्वनि होती है, तो ध्वनि किस प्रकार का कंपन किस प्रकार का तरंग पैदा करती है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। तो ध्वनि के अंदर किस प्रकार का तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं जो इसके बारे में और सब क्या कहा गया है। तो ध्वनि को गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर सकता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इतना हर्ट्ज के बीच की यदि ध्वनि है तो उसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। और मानव के लिए 45 WHO के अनुसार, किसके अनुसार? WHO के अनुसार जो है कितना तक की WHO रिकमेंड करता है कि 45 हर्ट्ज तक की ध्वनि को WHO क्या रिकमेंड करता है? 45 हर्ट्ज से यदि ज्यादा की ध्वनि है तो वो मानव के लिए खतरा है। मतलब 45 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि नहीं सुननी चाहिए। और इंडिया में 60 हर्ट्ज तक की, इंडिया में 60 से 65 हर्ट्ज तक की ध्वनि को और क्या कहते हैं मान्यता दी गई है कि इतना तक की आप सुन सकते हैं। इसीलिए जब आप ज्यादा लाउड बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, या फिर रात में ज्यादा स्पीड में डीजे बजा रहे होते हैं तो उस समय आपको रोक दिया जाता है, या पुलिस आपको पकड़ सकती है। तो उसका कारण क्या है? तो उस समय दिन के समय क्या होता है, और भी सारे शोर हो रहे होते हैं, तो उसमें आपके आवाज को उतना माइनस कर दिया जाता है। फिर भी यदि दिन में भी आप यदि डीजे बहुत ही ज्यादा स्पीड में बजा रहे हैं तो उसके लिए आपको पुलिस पकड़ सकती है। ठीक, इसीलिए जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है या फिर डीजे से रिलेटेड प्रोग्राम होता है, साउंड से रिलेटेड, तो उसके लिए प्रशासन से हमको एप्लीकेशन देके ये पूछना, एप्लीकेशन देना होता है कि हमको ये इस टाइप का प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, इसमें इतना डीजे या फिर ये बजाना चाहते हैं। ठीक है, तो WHO के अनुसार 45 हर्ट्ज, और इंडिया में WHO के अनुसार तो 45 हर्ट्ज, लेकिन कहां पे? इंडिया में 60 से 65 हर्ट्ज तक। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कितना? 65 हर्ट्ज तक की यदि ध्वनि आप जो है यहाँ तक कि इसको वैलिड किया गया है। अब कहता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। इतना तक की ध्वनि है तो उसको हम सुन सकते हैं, मतलब वो हमको सुनाई दे सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि है तो वो हम नहीं सुन पाएंगे। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि है फिर भी हम उसको सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए जब आप मोबाइल में हेडफोन लगा के गाना सुनते होंगे, मोबाइल में हेडफोन लगा के जब गाना सुनते हैं तो एक लेवल तक जब उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है जो आप जो है श्रव्य ध्वनि की जो सीमा है उसको आप ऊपर जाना चाह रहे हैं। क्या आप ये से अनुमति देते हैं? आप आराम से यस कर देते हैं, हमको यार बास चाहिए, सुनना है, ठीक, हमको लाउड सुनना है, तो उसमें उसको ये नहीं देखते काहे बोल रहा है, बढ़ा देते हैं। हवा में ध्वनि की तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। हवा में ध्वनि की तरंग जो होती है किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि के गमन करने से कोई टेम्परेचर में कोई प्रकार का डिफरेंस उत्पन्न नहीं होता है। अब कहता है ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन और लेप्लास दोनों ने अध्ययन किया था। न्यूटन और लेप्लास दोनों ने ध्वनि की चाल के लिए अध्ययन किया था। दोनों ने अपना अपना इकाई दिया था। न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल है 280 मीटर पर सेकेंड। किसके अनुसार? न्यूटन चच्चा के अनुसार। और न्यूटन चच्चा बोले सब चीज में हम आ रहे हैं तो इसको भी खोजेंगे, तो उन्होंने खोज के दिया 280 मीटर पर सेकेंड हम खोज करेंगे। ठीक, लेप्लास के अनुसार ध्वनि की चाल कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। लेप्लास के अनुसार ध्वनि की चाल कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन
हम लोग जो दैनिक जीवन में यूज किया जाता है, एक होता है जो सुन के या फिर उसको पढ़ लेने के लिए काम करते हैं। तो न्यूटन वाला जो था ये सिर्फ पढ़ लेने के लिए ही काम में आ जाता है। लेकिन प्रायोगिक रूप से मतलब दैनिक जीवन में यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये 332 मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रयोग में किसको लाते हैं, 332 मीटर पर सेकेंड को। 332 मीटर पर सेकेंड को हम किस में लाते हैं, प्रयोग के अंदर लाते हैं। मतलब इससे मेजरिंग करने में इसका हम यूज करते हैं। अब होता है जो जब हम किसी भी बोलते हैं, तो यदि आप कोई महिला लेडीज बोल रही है या कोई लड़की बोल रही है, कोई लड़का बोल रहा है, तो उसकी आवाज में आपको डिफरेंस पता चल जाता होगा। ठीक है, कोई लड़की बोल रही है या फिर लड़का बोल रहा है, या फिर अलग अलग दो सिंगर गाना गा रहे हैं, तो उसके दोनों के आवाज में आपको पता चल जाता है ये किसका आवाज है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं डीजे का आवाज है, तो फिर डीजे का आवाज है या फिर स्पीकर का आवाज है, इसमें आपको पता चल जाता होगा। ये किस प्रकार से पता चलता है, इसमें सबसे बड़ा काम होता है पिच का और बास का। ठीक है, पिच और बेस। जब कोई लेडीज बोल रही है तो उसका आवाज हमको कैसा लगता है, पतला महसूस होता है। लेकिन कोई लड़का बोल रहा है तो उसका आवाज कैसा होता है, मोटा महसूस होता है। तो वो किसके कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। ठीक, किसके कारण होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। फ्रीक्वेंसी यदि किसी चीज का यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये वाला। इसके बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जैसे ही हम किसी भी चीज का फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, उसका क्या होता है, पिच बढ़ जाता है, पिच बढ़ जाता है। और पिच जब बढ़ता है, पिच को हिंदी में कहते हैं तारत्व। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसका पिच बढ़ जाएगा, पिच जैसे ही बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, आवाज पतला हो जाएगा। और जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, यदि फ्रीक्वेंसी को हम घटा देंगे, फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे तो पिच क्या होगा, घट जाएगा। और पिच घटे, फ्रीक्वेंसी और पिच जैसे ही घटेगा, पिच जैसे ही घटेगा तो आवाज क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो पिच का बढ़ना आवाज को पतला करता है, पिच का घटने से आवाज क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक, तो हमारे जो साउंड निकलता है। फिर दूसरा क्या होता है, जो जब हम बोलते हैं तो बोलते समय क्या होता है, आवाज की तीव्रता, जो मतलब ज्यादा लाउड से सुनाई दे रहा है या फिर धीरे धीरे सुनाई दे रहा है, ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है या फिर धीरे धीरे सुनाई दे रहा है, उसको क्या कहते हैं, तीव्रता। ठीक, आवाज की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी हुआ। मतलब कोई भी चीज हम यदि बोलते हैं तो वो किसी दूर जहां तक आदमी बैठा है उस तक ज्यादा जोर में सुनाई पड़ रहा है या फिर धीरे धीरे सुनाई पड़ रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तरंगदैर्घ्य जो तरत्व जो है, फ्रीक्वेंसी और पिच जो है, इस पे क्या आवाज का मोटा होना और आवाज का पतला होना, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और पिच पे। मतलब तरंगदैर्घ्य और तारत्व पे। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी और पिच बढ़ेगा तो आवाज क्या होगा, पतला। फ्रीक्वेंसी और पिच घटेगा तो आवाज क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक, अब देखते हैं तारत्व क्या होता है। ठीक है, तो तारत्व या पिच के बारे में भी बताए थे। यह ध्वनि के लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटा या फिर पतला सुनाई देता है। तारत्व के कारण ही ध्वनि हमको क्या होता है, मोटा या फिर पतला सुनाई देता है। यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो तारत्व घटेगा। आवृत्ति बढ़ा तारत्व बढ़ा, आवृत्ति घटा तारत्व घटा। तीव्रता, इंटेंसिटी क्या होता है, ध्वनि की धीमा अथवा प्रबल सुनाई पड़ना। ध्वनि का धीमा अथवा प्रबल सुनाई पड़ना, मतलब हम जोर से बोल रहे हैं तो आदमी जोर से सुन रहा होगा, ज्यादा ध्वनि के साथ सुन रहा होगा। अस्थिर अस्थिर बोल रहे हैं, धीरे धीरे सुन रहा होगा। ठीक है, तो ध्वनि का जो होता है धीमा तथा प्रबल सुनाई पड़ना, ये किसका लक्षण है, तीव्रता का लक्षण है। तीव्रता आयाम पे निर्भर करता है। तीव्रता किस पे निर्भर करता है, आयाम पे निर्भर करता है। आयाम क्या होता है, इससे पहले बताए थे लोलक वाले चैप्टर में। जो महत्तम जो विस्थापन होता है, महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो विस्थापन जितना अधिक होगा तो तीव्रता उतना अधिक होगा, तीव्रता उतना अधिक होगा तो हमको जितना ज्यादा जोर से सुनाई पड़ेगा।
समझ में आ गया? तो तीव्रता किस पे डिपेंड करता है? आयाम पे डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा जोर से बोलेंगे उतना ज्यादा विस्थापन होगा, जितना ज्यादा विस्थापन होगा सामने वाला उतना लाउडली सुने पाएगा। ठीक है, आप डिपेंड देखते हैं जो क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर है जो साउंड को इफेक्ट करता है, मतलब आवाज को, ध्वनि को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन कौन सा है? ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक, ध्वनि को प्रभावित कौन करता है? तो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है? ध्वनि को प्रभावित करता है। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान के बढ़ने से जो है वो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, और तापमान के घटने से वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। तापमान क्या करता है? ध्वनि को प्रभावित करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तापमान के। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, अंडर रूट टी। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? अंडर रूट टी। टी क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। ठीक, तो तापमान के डायरेक्टली v इक्वल टू क्या हो गया? ध्वनि का वेग। v क्या है? ध्वनि का वेग है, ध्वनि की गति है। अब देखते हैं जो किस में ध्वनि जो होता है वो किस चीज में ज्यादा जोर से स्पीड में गति करता है? तो ठोस में। तो ठोस में क्या होता है? ठोस के कण टाइटली पैक होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, ठोस में जो होता है ध्वनि ज्यादा जो स्पीड में गति करता है। उसके बनिस्पत द्रव में जो होता है ध्वनि की स्पीड कम होती है, और सबसे कम स्पीड किसमें होती है? गैस में। तो ठोस में ध्वनि की गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। यहाँ पर लिख लेंगे और गैस में सबसे कम। तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, और गैस में क्या होता है? कम होता है। ठीक, और द्रव में गैस से अधिक होता है और ठोस से कम होता है। अब देखेंगे जो कुछ ऐसा वस्तु का नाम देखेंगे, वो उसके अंदर देखेंगे उसके अंदर ध्वनि की गति क्या होती है। ठीक है, तो पहला देखेंगे रबर। रबर एक ठोस पदार्थ है। ठीक, तो फिर रबर के अंदर जो होता है ध्वनि की गति क्या होती है? देखिए दिया हुआ है जो ध्वनि के अंदर जो होते हैं गति जो होती है कि जैसे रबर है, तो रबर क्या हो गया? ठोस पदार्थ है, तो रबर के अंदर ध्वनि की गति क्या होगी? तो रबर के अंदर ध्वनि की गति जो है वो है 60 मीटर पर सेकेंड की। रबर के अंदर ध्वनि की गति कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड की होती है।
अब है हवा। हवा में यहाँ देखिए एक है 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। एक में टेम्परेचर घटा हुआ है, दूसरे में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग क्या होगा, टेम्परेचर जो होता है अभी तुरंत बताया, टेम्परेचर के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, टेम्परेचर के घटने से ध्वनि का वेग घट जाता है। तो जैसे यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ध्वनि का वेग क्या होगा 355 मीटर पर सेकेंड। और जैसे यहाँ पे ध्वनि का वेग क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड हुआ तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा कि घटेगा, टेम्परेचर घट रहा है तो ध्वनि का वेग घटेगा। घटेगा तो कितना होगा 300 343 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है जो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो ये क्या कहते हैं धातु हो गए। तो धातु के अंदर जो होता है इसका जो वेग होता है, ध्वनि का वेग धातु के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। तो एल्यूमिनियम के अंदर जो धातु इसका वेग होगा 6320 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम में सबसे बहुत ज्यादा वेग होता है क्योंकि एक धातु है और धातु के अंदर बहुत ही ज्यादा वेग होता है। उसी तरह लेड, लेड मतलब क्या होता है शीशा। तो शीशा के अंदर जो होता है धातु, शीशा के अंदर धातु का वेग कितना होता है तो 1210 मीटर पर सेकेंड। अगला क्या है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना हो गया। तो सोना के अंदर क्या होता है किसका ध्वनि का वेग, सोना के अंदर ध्वनि का वेग 3240। अगला है ग्लास। ग्लास का मतलब, तो ग्लास के अंदर क्या होता है इसका धातु, ग्लास के अंदर क्या होता है वेग, तो ग्लास के अंदर जो वेग होता है वो 4540 मीटर पर सेकेंड। ठीक है 4540 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे देखिए रबर के अंदर क्या था, ध्वनि का वेग बहुत कम था। रबर के अंदर ध्वनि का वेग 60 मीटर पर सेकेंड। हवा के अंदर ध्वनि का वेग 355 मीटर पर सेकेंड। रबर के अंदर ध्वनि का वेग इसलिए कम होता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो प्रत्यास्थ होता है। देख वो खींचा चला जाता है। वो क्या करता है जब हम ध्वनि को छोड़ते हैं तो अपने अंदर कुछ ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब अपने अंदर ध्वनि को एब्जॉर्ब करने लगता है तो उसके अंदर वेग क्या होता है घट जाता है। ठीक, इसीलिए रबर के अंदर ध्वनि का वेग क्या होता है 60 मीटर पर सेकेंड। हवा के अंदर, हवा यदि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा तो ध्वनि का वेग बढ़ा, ध्वनि का वेग बढ़ा तो 355 मीटर पर सेकेंड। हवा यहाँ 20 डिग्री पे है, टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर घटा तो ध्वनि का वेग घटा, ध्वनि का वेग घटा तो 343 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा धातु होता है जिसके अंदर ध्वनि का, एल्यूमिनियम के अंदर धातु ध्वनि का वेग कितना होता है 6320 मीटर पर सेकेंड। लेड, लेड के अंदर ध्वनि का वेग क्या होता है 1210 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, आगे है गोल्ड। गोल्ड सोना के अंदर ध्वनि का वेग क्या होता है 3240 मीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर ध्वनि का वेग क्या होता है 4540 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, देखिए पहला क्या है आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। आर्द्रता कहते किसे हैं, आर्द्रता का मतलब क्या होता है जो वायुमंडल में, ठीक है वायुमंडल में जो है मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, मतलब नमी कितना प्रेजेंट है। तो वायुमंडल में यदि नमी ज्यादा प्रेजेंट होगा तो आर्द्रता बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग क्या होगा बढ़ जाएगा। और वायुमंडल में यदि आर्द्रता कम प्रेजेंट होगा, आर्द्रता कम प्रेजेंट होगा तो क्या होगा ध्वनि का वेग, आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग क्या हो जाता है घट जाता है। आर्द्रता घटेगी ध्वनि का वेग घट जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि कपड़ा के सुखाने का बात होगा तो आर्द्र वायुमंडल में कपड़ा अच्छे से नहीं सूखता है। ठीक, वहां पे हमको सूक्ष्म वायुमंडल चाहिए होता है। अब क्या ध्वनि के सापेक्षिक गति की व्याख्या किसने की थी, डॉपलर ने की थी। ध्वनि के सापेक्षिक गति की व्याख्या किसने की थी
डॉपलर ने की थी। तो डॉपलर क्या कहते, तो डॉपलर बोले थे कि ध्वनि डॉपलर के अनुसार, मान लीजिए इसको एग्जांपल में पहले ऐसे समझिए, एक कार है, ठीक, जैसे एक गाड़ी है, यहां पर एक आदमी खड़ा है और दूसरा आदमी इधर खड़ा है। तो कार का इंजन किधर है, यहाँ पे है। ये आदमी इधर से चलता हुआ आ रहा है और ये आदमी इधर से आ रहा है, ठीक। पहला आदमी का हम नाम रख देते हैं, ये आदमी ए है और ये आदमी है बी, इसका नाम बी है, ठीक। ये आदमी ए जो है ये इधर जा रहा है और बी जो है इधर की ओर आ रहा है। अभी देखिए ए जो है कार में जो इंजन होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ आगे में होता है, ठीक। अब जो कार का इंजन आता है वो सब तो आगे में ही होता है। तो कार में इंजन कहाँ पे है, यहाँ पे। आदमी इधर से ये आ रहा है, ये इंजन के कितना ज्यादा नजदीक है, और इधर से जो आ रहा है ये इंजन से ज्यादा दूर है, ठीक है। ये तो जो इंजन के ज्यादा नजदीक होगा तो उसको क्या आवाज जो होता है इंजन का वो ज्यादा लाउड सुनाई देगा, ठीक है। और वहीं पे जो इंजन से दूर है उसको आवाज क्या होगा, कम लाउड सुनाई देगा, ठीक। तो वही कहता है जो जब आदमी, लेकिन एक्चुअल में कितना आवाज कर रहा है वो तो हम इंजन के पास पहुंचेंगे उसके बाद पता चलेगा। अभी यदि यहाँ पे जो आदमी ए खड़ा है इससे पूछेंगे कि इंजन कितना आवाज कर रहा है, ठीक, ये क्या कहेगा, बहुत कम आवाज कर रहा है। ये क्या कहेगा, कम आवाज कर रहा है। वहीं पे आदमी बी से पूछेंगे तो बोलेगा थोड़ा ज्यादा कर रहा है, या बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा ज्यादा कर रहा है। वही जब एक्चुअल आदमी जो यहाँ बैठा है, जो सी नंबर, मान लीजिए एक सी आदमी है जो यहाँ पे है, तो एक्चुअल आवाज कितना है वो किसको पता होगा, सी को पता होगा। लेकिन ए और बी जो है वो क्या कर रहा है, कार की ओर गति करके आ रहा है, तो उसको एक्चुअल आवाज सुनाई देगा जो है, वो उसको एक्चुअल आवाज पता नहीं चलेगा, ठीक। तो डॉपलर यही बताए थे कि जब डॉपलर के अनुसार जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, ध्वनि स्रोत कौन हो गया, यहाँ पे ये कार का इंजन हो गया, श्रोता के बीच गति हो रहा हो, इधर से ये गति कर रहा है, ये इधर से ये भी गति कर रहा है, तो उत्पन्न ध्वनि तथा श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि, उत्पन्न ध्वनि कौन है, जो कार का इंजन चल रहा है वो हो गया उत्पन्न ध्वनि। श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि जो ये सुन रहे हैं, दोनों क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तभी तो ये आप देख ही लिए, इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके अगल बगल में जो गाड़ी या फिर कोई किसी भी तरह का साउंड वेव चल रहा होगा तो उससे आप ये प्रैक्टिकल के तौर पे करके देख भी सकते हैं। तो ये किसका प्रभाव था, डॉपलर के प्रभाव का, डॉपलर के द्वारा किया गया व्याख्या था, किसके सापेक्ष, ध्वनि के सापेक्ष में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्या जो प्रतिध्वनि क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है या फिर ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। तो पहले हम ध्वनि का परावर्तन के मतलब, परावर्तन का मतलब क्या होता है, तो परावर्तन का मतलब होता है जो ऐसे ही लाइट किसी के ऊपर गया उसको वापस रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाना, ठीक। तो ध्वनि का परावर्तन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो ध्वनि का परावर्तन आपको मूवीज सब में देखने के लिए मिलता होगा। जैसे पहाड़ों के बीच सब में जब आ जाके कोई चिल्लाता है तो उधर से वापस रिफ्लेक्ट आवाज आता है, ठीक है। वापस जो आवाज आता है उसी को कहते हैं परावर्तन। मतलब किसी सतह से टकरा के कोई ध्वनि वापस आ गया तो उसको क्या कहेंगे, ध्वनि का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं ध्वनि का परावर्तन क्या होता है।
जब कोई ध्वनि किसी ठोस सदस्य घटना के कारण वापस लौटा दिया जाए, घटना क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या ध्वनि का। उसके बाद होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब होता है हम एक बार बोले उसी को 3-4 बार में सुनवा दिया। ठीक है, जैसे कि माइक होता है, माइक में जब हम कभी कभी डीजे सब में इको सेट कर दिया जाता है, तो उसमें इको ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है एक बार हम हेलो बोलेंगे तो 3-4 बार हेलो 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 ऐसे सुनाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है एक बार हम बोलते हैं तो 2-3 बार सुनाते रहता है हेलो 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 हेलो। तो ये इसको क्या कहते हैं? इको बोलते हैं। तो एक बार बोली गई ध्वनि को 3-4 बार के सुनाने की जो घटना है, यही क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाता है। तो अब प्रतिध्वनि का हम डिफिनेशन लिखते हैं। किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना क्या कहलाता है? इको कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं ध्वनि का अपवर्तन। ये था ध्वनि का परावर्तन और ध्वनि का अपवर्तन। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्वनि का क्या होता है? अपवर्तन। अब ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है? जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये तो प्रकाश हम तो पढ़ाए नहीं है अभी, अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसके बाद का चैप्टर प्रकाश ही स्टार्ट होगा। तो ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है? जो ध्वनि पथ से मुड़ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। ठीक,
अब क्या है, जब ध्वनि क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। जो उसका वास्तविक रास्ता था उससे थोड़ा मुड़ जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन करते हैं। तो ध्वनि का अपवर्तन आपको अभी समझ में आ गया होगा। क्या अपने जिस माध्यम से जा, जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से, वास्तविक रास्ते से मुड़ जाना क्या कहलाता है, ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, इसके बाद क्या देखते हैं, अब देखेंगे क्या, ध्वनि का व्यतिकरण। ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ध्वनि का व्यतिकरण का मतलब होता है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंग एक साथ आरोपित की जाती है। अब क्या, ध्वनि का व्यतिकरण कहता है जब दो समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंग एक साथ अध्यारोपित की जाती है। समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंग को जब एक साथ अध्यारोपित करते हैं तो कहीं पे तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाता है, कहीं पे तीव्रता शून्य या फिर न्यूनतम हो जाता है। जहाँ पे तीव्रता न्यूनतम होता है उसी को हम विनाशकारी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ तीव्रता शून्य हो जाएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इसी को हम निरीव क्षेत्र या फिर निवर्ती क्षेत्र या कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्वनि की व्यतिकरण क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंग एक साथ अध्यारोपित की जाए। एक साथ अध्यारोपित करने का मतलब ये हुआ कि एक ध्वनि तरंग ये हो गया और दूसरा ध्वनि तरंग यही सेम एम्पलीट्यूड का है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ध्वनि का तरंग बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ध्वनि का तरंग क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आगे क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, इसी को निवर्ती क्षेत्र या फिर विनाशकारी क्षेत्र बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ तक ध्वनि का व्यतिकरण समझ में आ गया। प्रतिध्वनि क्या होती है, तो सतह से टकराकर वापस ध्वनि को बार बार सुनाई पड़ना, प्रतिध्वनि जिसको हम इको कहते हैं। ये माइक सिस्टम में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता होगा। तो इसको मिटा के फिर हम आगे लिखते हैं। अब क्या है, रेजोनेंस के बारे में देखते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, जब किसी वस्तु का कंपन, कंपन को बाहरी बल लगाते हैं तो वह अत्यधिक आयाम के साथ कंपन करने लगता है। कंपन का मतलब क्या होता है, जो दोलन में जब कोई वस्तु ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, ठीक है,
तो उस समय यदि कोई वस्तु दोलन कर रहा है उसमें हम क्या करेंगे, जोर से बल लगाएंगे। तो जोर से जैसे ही बल लगाएंगे तो वो क्या करेगा, बहुत दूर तक जाएगा, फिर बहुत दूर तक इसका आयाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। विस्थापन यहाँ दूर तक जाएगा, फिर इधर दूर तक जाएगा, तो आयाम बढ़ गया। तो यही आयाम का जो बढ़ना, बाहरी बल हम वो तो अपने बल के साथ तो कुछ दूर तक ही गति कर पा रहा था, यस ठीक है। जैसे ही बाहरी बल लगाया तो इसका आयाम क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही आयाम बढ़ा तो क्या हो गया, अत्यधिक आयाम के साथ वो कंपन करने लगता है। अत्यधिक आयाम के साथ जो कंपन करने लगा, इसी को हम क्या कहेंगे, अनुनाद कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, दो पॉइंट है। तो ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक, अवशोषक का मतलब होता है उसके पास ध्वनि गया तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उसको वापस रिटर्न नहीं किया। तो सबसे अच्छा अवशोषक कौन है, कॉर्क है। सबसे अच्छा अवशोषक ध्वनि का कौन है, कॉर्क है। इसीलिए सिनेमा घर जो होता है उसके दीवार पे कॉर्क लगाया जाता है, ताकि वो ध्वनि को अवशोषित कर ले, ताकि ध्वनि गूंजे नहीं, ठीक है। सिनेमा हॉल के अंदर में ध्वनि गूंजे नहीं, आवाज गूंजे नहीं, उसके लिए दीवार में क्या लगाया जाता है, कॉर्क लगाया जाता है। ध्वनि का श्रुति निर्बद्धता क्या होता है, 1/10 सेकेंड। श्रुति निर्बद्धता का मतलब हुआ कि एक आवाज से दूसरे, एक वर्ड जो हम बोलेंगे उससे दूसरे वर्ड को बोलने के बीच का टाइम जो है 1/10 सेकेंड का होना चाहिए, ठीक है। कितना समय होना चाहिए, 1/10 सेकेंड। एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच का टाइम डिस्टेंस जो होता है वो कितना, 1/10 सेकेंड का होना चाहिए। तब हम उसको हम साफ साफ सुन पाएंगे, तब उस ध्वनि को क्या होगा, साफ साफ सुन पाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, श्रुति निर्बद्धता। अब मैक संख्या क्या होता है, मैक नंबर। तो मैक नंबर क्या होता है, ये जहाज के गति को निरूपित करने के लिए हम मैक नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैक नंबर से क्या होता है, जो जहाज जब उड़ता है तो अपने पीछे बहुत परासोनिक किरण छोड़ता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या करते हैं, मैक संख्या में उसको हम डिनोट करते हैं कि किसको, जब हाई पैरासोनिक वेव वाला जो क्या कहते हैं जहाज होता है, तो वो जब उड़ता है आकाश में तो अपने पीछे पैरासोनिक क्या कहते हैं तरंग छोड़ते रहता है। दाब और ताप के समान स्थिति में वस्तु की ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं, ठीक। तो मैक संख्या किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इसका उपयोग वायुयान की चाल के निर्धारण करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, वायुयान की चाल के निर्धारण के लिए करते हैं, ठीक। तो ये पराध्वनिक किरण कौन छोड़ता है, तो जो वायुयान होता है, वायुयान के अंदर कौन सा ध्वनि निकलता है, परासोनिक विद्युत ध्वनि निकलता है। तो इसीलिए जो भी एरोप्लेन का जो होता है, एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के आसपास जो होता है हाई बड़ा बड़ा इमारत, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, तो एयरपोर्ट के आसपास में बनाने के लिए नहीं दिया जाता है। एयरपोर्ट के आसपास में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने नहीं दिया जाता है। बड़ा बिल्डिंग इसलिए नहीं बनाने दिया जाता है क्योंकि वहां जब विमान लैंड करता है, ठीक है, वहां जब विमान उतरता है तो उस समय वो क्या होता है, उस विमान के द्वारा कौन सा किरण निकलता है, परासोनिक किरण निकलता है, ठीक है। तो पराध्वनिक किरण जो निकलता है तो वो क्या करता है, इमारत को नुकसान पहुंचाता है। पराध्वनिक किरण क्या करता है, इमारत को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके कारण हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा कंपन उत्पन्न करता है। कौन सा किरण, पराध्वनिक किरण बहुत ही ज्यादा कंपन उत्पन्न करता है, उसके कारण इमारत को नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए क्या करता है, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट के आसपास जो ऊंची ऊंची इमारत होती है उसको बनाने से रोका जाता है। अब कहते हैं जो इसमें जो वायुयान के अंदर मैक संख्या से कैसे हम डिनोट करते हैं कि पराध्वनिक किरण के आधार पे, जब किसी भी वायुयान का मैक संख्या 1 से कम होगा, जब किसी भी वायुयान की क्या कहते हैं मैक संख्या 1 से कम होगा तो उसे कहेंगे अध्वनिक। इसको क्या कहेंगे, अध्वनिक विमान कहेंगे। कौन सा विमान कहेंगे, अध्वनिक विमान। विमान को हम वी लिख देते हैं। अब देखो मैक संख्या 1 के बराबर है, 1 के बराबर है तो उसको कहेंगे ध्वनिक। ध्वनिक, ध्वनिक विमान इसको हम कहेंगे। और यदि मैक संख्या 1 से ज्यादा है और 5 से कम है, 1 से ज्यादा और 5 से कम, तो इसको क्या कहेंगे हम, पराध्वनिक।
और वहीं पे यदि मैक संख्या 5 से ज्यादा हो जाएगा, मैक संख्या यदि 5 से ज्यादा मैक का कोई विमान है तो उसको कहेंगे अति पराध्वनिक। इसको क्या कहेंगे हम? अति पराध्वनिक विमान। तो अति पराध्वनिक के जो ध्वनि होती है वो जो फाइटर जेट सब चलते हैं उसके अंदर क्या होता है? अति पराध्वनिक ध्वनि छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है एयरपोर्ट के आसपास जो है बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें को बनाने से हमको रोका जाता है। ठीक, तो क्यों रोका जाता है? क्योंकि जो भी वायुयान होता है वो अपने पीछे पराध्वनिक किरण छोड़ता है, पराध्वनिक साउंड छोड़ता है, जिससे ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचता है। उसके कारण जो होता है उसके आसपास बड़ी इमारतें बनाने से रोका जाता है। अब होता है मैक संख्या हम निकालते कैसे हैं वायुयान के अंदर? तो मैक संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल। ठीक है, मैक संख्या कैसे निकालते हैं? वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल करते हैं, जिससे हमारा मैक संख्या निकल जाता है। तो यहां तक आपको समझ गया होगा, समझ में तो आ गया होगा अनुनाद क्या होता है, मैक संख्या क्या होता है। तो ध्वनि का चैप्टर में यहां तक अब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आगे जो है आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो अब लगभग 40-45